हेलो, वेलकम टू यू द टीचर स्टडी। तो ये बिहार डीएलएड सेकंड ईयर का एस2 यूनिट फर्स्ट का ये क्लास है। तो फर्स्ट पार्ट का हम लोग का क्लास हो गया और ये सेकंड पार्ट का है। तो एस2 बिहार डीएलएड सेकंड ईयर यानी 22-24 सेशन को जो भी स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरह से SCERT PDF से लिया गया है। यह PDF है। तो एस2 यूनिट फर्स्ट का क्लास है और पार्ट 1 पहले की क्लास में करा दी गई है और ये पार्ट 2 की क्लास है। तो जो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए आते हैं। तो पार्ट 1 तक हम लोग देख लिए हैं यूनिट फर्स्ट का। एस2 यूनिट फर्स्ट का S2 सब्जेक्ट है हम लोग का संज्ञान सीखना और बाल विकास। तो इसमें संज्ञानात्मक संप्रदाय विकास क्या है तो ये सब हम लोग देख चुके हैं पार्ट 1 का। और पार्ट 2 में कुछ सिद्धांत है जैसे संज्ञानात्मक विकास का, तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो चलिए आते हैं। तो देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर में है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ। तो देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक निहितार्थ यह है कि शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्या इनका सिद्धांत है। तो देखिए इस शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि बच्चे कुछ कार्य तब नहीं कर सकते जब तक वे मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो जाते। देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का यह है कि वो बच्चे कहते हैं कि बच्चे जब मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो जाते तब तक वे कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी मानसिक प्रक्रियाओं में एक गुणात्मक परिवर्तन होता है और सीखने के योग बच्चे के विकास की अवस्था में संबंधित है, विकास की व्यवस्था की संबंधित है। तो विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास एवं विकास के फलस्वरूप ज्ञान और मानसिक योग्यताओं की क्षमताओं में आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों को अमूल जानकारी शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो देखिए पियाजे का मानना था कि सभी बच्चे के विकास समान अनुक्रम में गुजरते हैं। देखिए सभी बच्चे का विकास समान अनुक्रम में गुजरते हैं, लेकिन इसकी गति अलग अलग होती है। देखिए तो बच्चे का अनुक्रम समान होते हैं लेकिन इसकी गति अलग अलग होती है। अतः शिक्षकों को हर बच्चे के लिए अलग अलग योजना बनानी चाहिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से शिक्षकों को अध्यापन कार्य के लिए अच्छा निर्देश सुझाव मिलता है। तो देखिए इसमें पूरी तरह से मतलब यही कि पियाजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है। तो इसमें यहाँ यही आप लोग का याद रखना है कि शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि इतना नहीं, मतलब इतना ही याद रखिएगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या है। तो बच्चे कुछ कार्य कुछ कार्य को तब तक नहीं कर सकते जब तक वे मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो जाते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके मानसिक परिवर्तनों के गुणात्मक परिवर्तन होता है, वैसे वैसे बच्चे सीखते हैं और विकास की अवस्था से संबंधित विभिन्न संज्ञानात्मक विकास का फलस्वरूप ज्ञापन और मानसिक क्षमताओं की वायु में परिवर्तन करते हैं और ऐसे बच्चे विकास करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है बिना टाइम गवाए हुए। तो देखिए यहाँ है संज्ञानात्मक विकास और बुद्धि की अवधारणा। तो हम अक्सर अपनी बातचीत में किसी के लिए तेज, होशियार, समझदार, इंटेलिजेंट, बेवकूफ़, मूर्ख जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पर इन शब्दों का अर्थ इसके लेकर हम शायद ही कभी गंभीर चिंतन करते हैं। किसी बच्चे को हम तेज क्यों कह रहे हैं, किसी को होशियार कहने के लिए क्या तात्पर्य है, कोई इंटेलिजेंट या मूर्ख किस प्रकार है, क्या जिसे होशियार इंटेलिजेंट कहते हैं वह किस प्रकार से काम या होशियार क्या है, क्या वह शब्दों का अर्थ समय, जगह और उम्र के आधार पर बदलते रहते हैं, क्या इन शब्दों का मंद बुद्धि की अवधारणा से है कैसे। तो देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि समाज में मंद बुद्धि की अवधारणा में कई अर्थ है। जैसे वह बच्चे के बुद्धिमान हैं जो अन्य की तुलना में अपने काम को अच्छे ढंग से कर सके जाने वाली समस्याओं को उपयुक्त तरीके से सुलझा सके, जिसकी शाब्दिक क्षमता है कि अधिक हो, जिसमें सामाजिक व्यवहार कुशलता हो आदि। बुद्धि को लेकर समाज में मंद बुद्धि कई तरह की विचारधारा है। देखिए थोड़ा सा PDF से लिया गया हुआ है, क्योंकि हम अपने से बनाते तो शॉर्ट नोट्स बना कर दे देते, लेकिन ये PDF को भी डील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी तरह से कभी कभी PDF ही दे दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा इतना तो समझ सकते हैं। मंद बुद्धि की कई तरह की विचारधारा है। किसी दृष्टिकोण से गाँव का वह किसान बहुत बुद्धिमान है जो अपने खेतों के मध्य नवीन एवं उच्च तकनीक अपनाकर
अच्छी फसल उगाता है, और वही किसी और के दृष्टिकोण से उस भाषा और रहन सहन के आधार पर कम बुद्धि माना जाता है। इसी तरह किसी की नज़र में स्कूल न जाने वाले बच्चे की तुलना में स्कूल जाने वाले बच्चे का अधिक होशियार माना जाता है। तो देखिए ये दिया हुआ है इसके अवधारणा। तो हर समाज मत में अपनी संस्कृति एवं कार्य के प्रकार को बुद्धि को लेकर कुछ न कुछ अवधारणाएं जरूरी है, जिसके आधार पर बुद्धि को परिभाषित किया जाता है। और इन संदर्भों में बुद्धि की अवधारणा की शुरुआत कैसे हुई और इनकी ज़रूरतों क्यों पड़ी, तो इसे समझना आवश्यक है। तो देखिए हम लोग की तो देखिए आगे है समकालीन संदर्भ में बुद्धि का सैद्धांतिक समझ। तो ऐतिहासिक संदर्भ में बुद्धि की जो संकल्पनाएं थी उससे एक आशय तो निकाल ही सकता है कि उन्होंने बुद्धि को सिर्फ कुछ मान्यताओं के आधार पर अंकों में मापने पर जोड़ दिया है। साथ ही बुद्धि को सामने के आधार के रूप में प्रयुक्त मान्यताएं भी पूर्वाग्रहों के ग्रस्त थी। ऐसा नहीं है कि मान्यताएं पूर्व समाप्त हो गई, बल्कि आज भी हम जाने अनजाने एवं उनकी मान्यताओं का भी प्रयोग करते हैं, और आज के शिक्षकों को भी उन मान्यताओं की छाप मिलती है। तो अपने शिक्षकों को यह कहते सुना होगा कि मेरी कथा में सिर्फ 2-4 बच्चे ही तेज हैं, मेरी कक्षा में सिर्फ 2-4 बच्चे ही तेज है, बाकी सब पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वे नहीं सीख सकते आदि। यदि उनकी कथनों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि पारंपरिक रूप से बच्चे बुद्धि का मूल्यांकन कर रहे हैं, जिससे यह मान्यता प्रबल है। जो बच्चे पढ़ने में तेज है उससे बुद्धिमान है, वह बुद्धि को बहुत संकुचित स्वरूप से देख रहे हैं, और जिसमें बच्चों की अन्य क्षमताओं के महत्व की कोई स्थान नहीं है। वे यह जानते हैं कि 9 साल की कमला जो विद्यालय की संख्या नहीं सीख पा रही है, लेकिन बिना गलती किए घर से छोटा मोटा सामान खरीद कर वही लाती है। रमेश जो विद्यालय के भाषा कक्षा, ये तो देखिए ये एग्जाम्पल है, थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि पीडीएफ तो पूरी तरह से SCERT PDF से लिया गया है, तो ये एग्जाम्पल है, इतना तो समझ रहे होंगे। तो जिस चैनल पर जो नए होंगे तो बिना बहुत कम समय में ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बिहार DLED सेकंड सेमेस्टर के लिए तो देखिए यहाँ है बहुबुद्धि के प्रकार। तो बहुबुद्धि के प्रकार और बुद्धि से जुड़ी व्यक्तिगत विशेषताएं। तो बहुबुद्धि के प्रकार फर्स्ट में है भाषाई बुद्धि। तो देखिए भाषाई बुद्धि में वाक्यों तथा शब्दों के बोध क्षमता और शब्दावली शब्दों के क्रमों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। लेखक, साहित्यकार, कवि आदि के यह बुद्धि उच्च स्तरीय पाई जाती है। देखिए तो भाषाई बुद्धि सबसे उच्च स्तरीय पाई जाती है। दूसरा नंबर में है तार्किक गणितीय बुद्धि। तो देखिए लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, गणितीय समस्याओं का है समाधान करने की क्षमता, अंकों के क्रम के पीछे छिपे संबंध को पहचानने की क्षमता, सादृश्य क्षमता, पारिस्थितिक एवं समस्याओं की समानता देखकर पाना आदि सम्मिलित होते हैं। तो किस व्यवहार में आए अकस्मात परिवर्तन को तर्क द्वारा समझाना गणितीय समस्याओं का समाधान है। तो ये हो गए गणितीय तर्क बुद्धि। अब है स्थानिक बुद्धि। तो स्पैटियल इंटेलिजेंस, स्थानीय बुद्धि क्या होती है? तो इसमें चित्र को, तो देखिए स्थानिक बुद्धि इसमें चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता तथा स्थानिक कल्पना करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है, जैसे देखे गए स्थान पर मानचित्र द्वारा प्रस्तुत करना। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है। तो आगे है शारीरिक गति बुद्धि। तो शारीरिक गति बुद्धि बॉडी काइनेटिक्स इंटेलिजेंस क्या है? तो देखिए इस तरह की बुद्धि में अपनी शारीरिक गति के नियंत्रण रखने की क्षमता तथा वस्तुओं को सावधानीपूर्वक एवं प्रवीण ढंग से घुमाने तथा उपयोग करने की क्षमता को सम्मिलित होती है। इस तरह की बुद्धि नर्तकों तथा खिलाड़ियों से अधिक होती है, जिन्हें अपने शरीर की गति पर पर्याप्त नियंत्रण रखना होता है। उदाहरण में है क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, न्यूरोसर्जन तथा शिल्पकार। तो ये सब हो गया शारीरिक गति की बुद्धि, जैसे बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस। तो देखिए आगे है सांगीतिक बुद्धि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो देखिए इस बुद्धि में
तरत्व तथा लय को सही ढंग से समझने की क्षमता सम्मिलित होती है। इसमें संगीत संबंधी सामर्थ्य एवं निपुणता विकसित करने की क्षमता एवं सम्मिलित होती है, जैसे संगीतकार, गीतकार, ETC म्यूजिकल इंटेलिजेंस में हुआ। तो आगे देखिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो आगे है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो अंतर्वैयक्तिक इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, तो इस तरह की बुद्धि अपने भावों एवं संवेगों को समझने एवं नियंत्रण करने की क्षमता, उनमें विभेद करने की क्षमता तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने में उन सूचनाओं का उपयोग करने की क्षमता आदि सम्मिलित होते हैं, जैसे परिस्थिति अनुसार अपने भावों एवं संवर्गों को नियंत्रित कर उपयुक्त व्यवहार करना। तो ये हो गया इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अब की नेक्स्ट है पर्सनल इंटेलिजेंस यानी व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस। तो देखिए इस तरह की बुद्धि में दूसरे व्यक्ति की प्रेरणा, इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को समझने की क्षमता तथा उनकी नेक्स्ट आगे। तो देखिए यहाँ संप्रत्यय विकास से संबंधित मानसिक प्रक्रियाएं। तो संप्रत्यय का निर्माण करने में बच्चे विभिन्न मानसिक क्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में है निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। तो बच्चे अवलोकन के मध्य विभिन्न संप्रत्ययों को मानसिक प्रतिमाओं का निर्माण करता है। उदाहरणार्थ एक जन्मजात शिशु कई चेहरों को देखता है, आवाज़ें सुनता है, कई तरह के स्वाद परिचित होता है, उसका आधार पर संप्रत्यय बनाता है। ठीक है। उसी तरह विद्यालय में बच्चे विभिन्न प्रकार के शिक्षण उपयोगी वस्तुओं का प्रयोग को दिखाकर उनमें संप्रत्यय निर्माण किया जा सकता है, जैसे कलम, पेंसिल, कॉपी इत्यादि। ये सब हो गया ऑब्जर्वेशन। तो चलिए आगे क्या है, सेकंड नंबर में कंपैरिजन। तो तुलना, कंपैरिजन अवलोकन के माध्यम से बच्चे तरह तरह की चीज़ों से परिचित होने के साथ साथ उन्हें तुलना करना भी सीखते हैं। जैसे बच्चे अपने कपड़ों से तुलना करते हैं, कौन सा खिलौना लेना है या कौन से गिलास ले पानी पीना है, इन सब का दौरान तुलना करते हैं। तो तुलना करने की कई कसौटी होती है, और जैसे आकार, रंग, बनावट, उपयोगिता आदि। इसी तरह से कलम, पेंसिल, चौक की तुलना करना जैसे हो गया कंपैरिजन। तो नेक्स्ट है पृथक्करण, अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन में क्या है, पृथक्करण। तो देखिए वुडवर्थ 1938 के अनुसार प्रत्यय संरचना के आधार पृथक्करण है। उनके अनुसार भिन्न भिन्न वस्तुओं को समान तत्वों को अलग कर लेना ही प्रत्यय रचना है, और बच्चे समान तत्वों वाली वस्तुओं को अन्य वस्तुओं के अलग करना सीख लेते हैं। उनका यही सीखना है प्रत्यय रचना कहलाता है। कि उदाहरण के तौर पर यदि हम बच्चे को भिन्न भिन्न रंगों के कलम और किताबें दे तो अलग अलग रंग होने के बावजूद भी कलमों में एक कोटि और किताबें को। देखिए अब यहाँ है संप्रत्यय का विकास से संबंधित सैद्धांतिक द्वारा ब्रूनर के संप्रत्यय मॉडल। तो देखिए JS ब्रूनर 1994 में संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। इनका मानना था कि बच्चे के अनुभूतियों की मदद पर संप्रत्यय का विकास होता है। उन्होंने मूलतः 2 प्रश्न को उत्तर ढूंढने में रुचि दिखाए। पहला यह है कि बच्चों ढंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बताते हैं, और दूसरा यह है कि शैशवावस्था व बाल्यावस्था में बच्चे का मानसिक चिंतन कैसे होता है। ठीक है। उक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर ब्रूनर अपने सिद्धांत में देने की कोशिश की है। ब्रूनर के अनुसार शिशु अनुभूतियों को मानसिक रूप से तीनों तरीकों द्वारा बताया गया है। तो फर्स्ट नंबर में है सक्रियता, इनएक्टिव, और सेकंड में है दृश्य प्रतिमा, आइकॉनिक, और थर्ड में है सांकेतिक, सिंबॉलिक। तो देखिए ये पूरी तरह से बिल्कुल SCERT PDF से लिया गया है। तो इसमें हम कोई नहीं, जो मेन पॉइंट था उसे हम कट कर लिए हैं, और इसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो जो अपना प्रिपरेशन कर लिए हैं तो उनके लिए अच्छा है, और जो नहीं किए हैं तो इससे कवर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से बुक से PDF लिया गया है। जिनका भी एग्ज़ाम 22-24 सेशन बिहार DELED का है सेकंड ईयर का, तो वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए आगे क्या है। देखिए तो यहाँ है सक्रियता विधि।
सक्रियता एक ऐसा तरीका है, इनएक्टिव मोड वहाँ बताया था कि ब्रूनर के सिद्धांत का। तो सक्रियता एक ऐसा तरीका है जिसमें बच्चे की अनुभूतियों की क्रिया द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे दूध की केवल बोतल देखकर शिशु द्वारा मुंह चलाना, हाथ पैर फेंकना। यह सक्रियता विधि का उदाहरण है जिसके द्वारा वह दूध पीने की इच्छा की अभिव्यक्त करता है। ठीक है, ये तो हो गया सक्रियता इनएक्टिव मोड। और सेकंड है दृश्य प्रतिमा विधि, जैसे आइकॉनिक मोड। तो इस विधि में बच्चे अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, यानी अपने मन में कुछ प्रतिमाएं बनाकर और ये अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते हैं। और थर्ड नंबर में सांकेतिक विधि, सिंबॉलिक मोड। तो देखिए इस विधि में बच्चों संकेत द्वारा अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है, जिस 1966 ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि इन तीनों सक्रियता, दृश्य प्रतिमा और सांकेतिक विधि के प्रत्यक्ष का विकास एक क्रम में होता है। जैसे जन्म करीब 18 महीनों तक सक्रियता विधि जैसे प्रधानता होती है, जैसे 1.5 वर्ष या 2 वर्ष की उम्र में दृश्य प्रतिमा विधि प्रधान होती है। करीब 7 वर्ष की आयु में सांकेतिक विधि का प्रधानता होती है। और ब्रूनर के सिद्धांत के उपयुक्त वर्णन स्पष्ट है कि ब्रूनर अपने भी पियाजे के समान ही संज्ञानात्मक विकास का एक क्रमिक प्रक्रिया माना है तथा बच्चे के चिंतन में संकेत तथा प्रतिमा के महत्वपूर्ण माना है। और संप्रत्यय प्राप्ति एक अनुदेशात्मक रणनीति है, जिसे ब्रूनर तथा उनके साथियों द्वारा किए गए शोध पर प्रयोग करके किसी संप्रदाय के शिक्षक बच्चे अपने पूर्व के अनुभवों का प्रयोग करके किसी संप्रदाय की रचना करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे पहले बच्चे की कुछ चित्र दिखाए जाते हैं या शब्द दिए जाते हैं और बच्चे के उन चित्रों को समानताएं ढूंढकर 2 श्रेणियों में बांटने के लिए कहा जाता है। एक जिनमें संप्रदाय की विशेषता और दूसरे जिनमें संप्रदाय की विशेषता नहीं है। फिर इस प्रक्रिया का अनुदानों से परीक्षण किया जाता है। तो देखिए हम लोग इतना तो देख चुके हैं और ये बिल्कुल SCERT PDF से लिया गया, बुक से PDF लिया गया है। तो जो इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर यू द टीचर स्टडी। जय हिंद।